हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो ना? तो चलो फटाफट तैयार हो जाओ, फटाफट रेडी हो जाओ। प्रोनाउन को जानने के लिए फटाफट तैयार हो जाओ। ठीक है, तो चलो मैं जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अभी प्रोनाउन का सेशन चल रहा है। तो मैंने बताया था कि 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के 10 काइंड्स होते हैं। अब हम लोग लास्ट स्टेज में हैं। ओके, तो चलो हम लोग ज़्यादा आलतू फालतू गप नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आप देख रहे हो बोर्ड पर लिखा हुआ, ठीक है, ये है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है बच्चे लोग? इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है बेटा, तो इम्फेटिक प्रोनाउन मतलब क्या होता है? जोरदार सूचक सर्वनाम। ओके, अब ये जोरदार सूचक सर्वनाम क्या होता है, हम लोग इसको देखते हैं। ओके, तैयार हो ना सब? देखो बेटा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड टू शो इम्फेसिस। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, इसको इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे कब? जब इसका प्रयोग इम्फेसिस करने के लिए, किसी नाउन पर जोर देने के लिए होता है। ठीक है ना, हमारा जो सब्जेक्ट होगा उस पर जब जोर डालने के लिए, उस पर बल देने के लिए, ओके, जब इसका प्रयोग किया जाएगा तब ये इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है जो मैंने बताया था क्लास में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। उसका किस तरह से मैंने यूज बताया था वो वीडियो देख लेना, उससे पता चल जाएगा। और जब इसको हम सब्जेक्ट पर या किसी नाउन प्रोनाउन जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर अगर हम जोर डालने के लिए प्रयोग करेंगे तब ये हमारा कहलाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन बच्चा। ठीक है बेटा, समझ गया? अब देखो कैसे, इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैंने क्या लिखा है, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद, मैंने स्वयं इस काम को किया। तो यहाँ पर जब हम ये बोलते हैं आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद इस काम को किया, किसी और ने नहीं किया, मैंने खुद किया। ओके, तब यहाँ पर ये जो माई सेल्फ है ये क्या करता है? ये जो हमारा सब्जेक्ट है आई, इस पर जोर डालता है। तो जब ये जोर डालेगा तो इसको क्या कहा जाएगा बच्चा? इसको कहा जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। समझ गए ना बेटा? क्या कहा जाएगा इसको? इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाएगा। ओके, तो मैंने बताया था कि आई के साथ माई सेल्फ लगता है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रयोग करेंगे तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, और इम्फेटिक प्रोनाउन जब इसको लिखेंगे तो इसका इम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ। ठीक है बेटा, समझ गया? अब देखो यहाँ पर क्या है, ही हिमसेल्फ केम टू इनवाइट मी। ही हिमसेल्फ, वह खुद, वह स्वयं मुझे इनवाइट करने के लिए आया। ओके, वह खुद मुझे इनवाइट करने के लिए आया। तो यहाँ पर हिमसेल्फ क्या हो गया? इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसका जो सब्जेक्ट है ही, इस पर जोर डालता है। ओके, यू योरसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिस्टेक्स। यू योरसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मिस्टेक्स, तुम लोग खुद अपनी गलतियों के लिए जिम्मेवार हो। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जो यू है उसके लिए हमने क्या यूज किया है? योरसेल्व्स, और ये क्या कर रहा है? इस पर जोर डाल रहा है। ठीक है ना बेटा? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा, है ना? कोई दिक्कत? समझ गए? हर सेल्फ किसके साथ लाएंगे? शी के साथ। देमसेल्व्स कब लाएंगे? जब दे रहेगा या हमारा कोई प्लूरल नाउन रहेगा। ठीक है ना? तो इसमें मिटा दो ना, या आप इम्फेटिक प्रोनाउन समझ गए? देखो, जो इम्फेटिक प्रोनाउन है वो क्या करता है?
हमारे सब्जेक्ट पर जोर डालता है, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो जोर नहीं डालता है, वो क्या करता है, अपने सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट होता है ना। जैसे सेंटेंस में देखो, एक सेंटेंस में आपको देता हूं, जैसे राम हर्ट्स हिमसेल्फ, राम हर्ट्स हिमसेल्फ, राम खुद को चोट पहुंचाता है ना। तो ये क्या करता है, इसकी ओर रिफ्लेक्ट करता है। तो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। सी हरसेल्फ, वह खुद को देखती है, तो यहाँ पर जो है ये क्या कर रहा है, हरसेल्फ, इसकी ओर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जोर नहीं डाल रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस सेंटेंस को बोलने से समझ में आ जाएगा कि किसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है और किसमें इम्फेसिस हो रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या कराएगा, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, और अगर हम लिखते हैं राधा herself came to meet me, राधा herself came to meet me, राधा खुद मुझसे मिलने आई। सेंटेंस बोलने से पता चल जा रहा है राधा खुद मुझसे मिलने आई, है ना। तो यहाँ पर चूंकि ये इसकी ओर क्या कर रहा है, इम्फेसिस कर रहा है, इस पर जोर डाल रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन। और एक और भी ध्यान देना है कि जब इम्फेटिक प्रोनाउन होगा तो क्या होता है, वो अपने सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है ना। जनरली क्या होता है, जब इम्फेटिक प्रोनाउन जब यूज होगा तो अपने सब्जेक्ट के तुरंत बाद वो आएगा, है ना। तो दैट मीन्स 95% ऐसा होगा। और कभी कभी अगर तुम्हारा सब्जेक्ट के बाद में आता है तो सेंटेंस को बोलने से पता चलेगा कि इस पर जोर डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है। अगर जोर डाला जाएगा तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। लेकिन जनरली क्या होगा, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। जब भी हमारा हर सेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ ये सब होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वो आएगा, तो समझ जाना कि ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया इम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, अब देखो, अब हम लोग एक और प्रोनाउन बच गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैं इसको मिटा दूं ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो ये लास्ट आपका है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इसका जो शाब्दिक हिंदी मीनिंग होता है, ये होता है व्युत्क्रम। क्या होता है, व्युत्क्रम। तो इसको कहेंगे व्युत्क्रम वाचक सर्वनाम, कहीं इसको पारस्परिक सर्वनाम कहा जाता है, लेकिन हम लोग इसको क्या याद रखेंगे, व्युत्क्रमवाचक सर्वनाम। ओके, देखो जब सिंपल सा इसको याद रखना है, इसमें हम दो आपको वर्ड देते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। each other and one another are called reciprocal pronoun. each other and one other are called reciprocal pronoun, ठीक है ना। इसको समझो, ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है ये क्या करता है, ये जो उसका सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, उसका जो सब्जेक्ट होता है उसके पारस्परिक संबंध को बताता है ना। इसको हम एक सेंटेंस के माध्यम से ठीक से समझ जाएंगे। तो क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट जो उसका होता है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके पारस्परिक संबंध को बताता है, उसी की ओर इंगित करता है ना। कैसे, देखो ऐसे देख समझ जाओ कि ईच अदर का मतलब क्या होता है। तो ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को। क्या होता है, एक दूसरे को या एक दूसरे से। और वन अनदर का मतलब भी होता है एक दूसरे
को या एक दूसरे से, ठीक है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जानोगे तो बना पाओगे। तो ईच अदर जो होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट दो को दर्शा रहा है ना, तब वहां पर ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट दो से ज्यादा को दर्शा रहा है, तो वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, वन अनदर, मोर देन टू, है ना। अगर हमारा सब्जेक्ट वहां पर दो है तो ईच अदर, और अगर सब्जेक्ट दो से अधिक है तब वन अनदर, है ना। जैसे देखो, जैसे है राम और श्याम एक दूसरे को पसंद करते हैं, है ना बेटा। राम और श्याम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो देखो हमारा जो सब्जेक्ट है राम एंड श्याम, समझो बेटा, तो राम एंड श्याम पसंद करना, लाइक। अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ईच अदर। राम एंड श्याम लाइक ईच अदर, तो यहां पर ये जो ईच अदर है इसको क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये राम एंड ये ईच अदर किसके लिए आ गया, राम एंड श्याम के लिए। तो पारस्परिक संबंध को दर्शाता है ना, सेंटेंस बोलने से पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, राम और श्याम के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसको दर्शाता है। ओके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ओके, मिटा दो इसको, चलो आगे देखते हैं। सीता, गीता और रवीना, इसको खीना नहीं पढ़ना, रवीना पढ़ना। रवीना एक दूसरे की सहायता करती हैं। अब समझ में आ जाना चाहिए। सीता, गीता और रवीना एक दूसरे की सहायता करती हैं। देखो हमारा जो सब्जेक्ट है ये तीन है, इसमें कितने नाउन आए हुए, तीन, सीता, गीता एंड रवीना हेल्प। अब यहां पर क्या लिखोगे, ईच अदर की वन अनदर, क्योंकि सीता, गीता और रवीना तीन दिया हुआ है, तब यहां पर क्या प्रयोग हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा वन अनदर, है ना। समझ जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, और इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है और बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वन अनदर, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इसको, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। एनी डाउट, समझ में आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो देखो बेटा, मैंने प्रोनाउन का जो डेफिनेशन, उसका काइंड्स का डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल मैंने सारा क्लियर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक साथ आप लोगों को हम प्रोनाउन का सारा एग्जाम्पल एक साथ दे देंगे। वो उसमें डेफिनेशन नहीं होगा, सारे प्रोनाउन का एग्जाम्पल एक जगह होगा, और फिर जो इम्पोर्टेंट उसमें है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, उसको मैं एक एक करके डील करूँगा। ओके, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, इसको पहले अच्छे से याद कर लो और पूरा उसका डेफिनेशन जान जाओ, उसका काइंड्स जान जाओ, उसका एग्जाम्पल्स जान जाओ। ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को जानेंगे, और जो इम्पोर्टेंट हमारे जो प्रोनाउंस हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे तो मैं सारा डील कर दूंगा, ठीक है, लेकिन उसमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं हिंट कर दूंगा, और जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इससे तुम्हारा सारा प्रोनाउन का क्लियर हो जाएगा। एक भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।